नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास के साथ इस सीरीज की इस क्लास में वापस आए हैं। आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बोला था, आप लोगों के लिए बीच बीच में मजेदार क्लासेस भी लाता रहूंगा, जैसे कि बीच में क्वेश्चंस आते रहे, फिर ट्रिक्स भी आती रही, कॉन्सेप्ट की भी क्लास देके अब हम लोग का यहाँ आ गया पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें क्या है हम लोग का, मैंने जैसा बताया था कि अब हम लोग की हर क्लास एक ऐसी इस तरह से क्लास रहेंगी जिस तरह ऐसा कि हम लोग का कल ही एग्जाम है। तो इसी तरह आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक लेके आए हैं जिसमें से हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन क्या बन सकता है, हो सकता है कि इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। जैसे आप कह सकते हैं वॉल्केनो से, यानी कि ज्वालामुखी से, तो जिसे हम आज इस तरह की क्लास को नाम दिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की जो क्लासेज हैं, इसमें एक एक टॉपिक को ऐसे पढ़ा जाएगा जैसे कि कल हमारा एग्जाम है। तो वहाँ आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्केनो के बारे में। उम्मीद है आप लोग पीछे की क्लास को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं और याद हो चुका है। आपको बता दूं कि एक क्लास में हम लोग ठीक इसके पीछे वाली क्लास में वॉल्केनो के बारे में पढ़े थे, यानी कि वॉल्केनो की, देखिए ये तीसरी क्लास है वॉल्केनो की। पहले में कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए थे, दूसरे में क्या किए हम लोग, जितने भी वॉल्केनो हैं, महत्वपूर्ण वॉल्केनो हैं, जो फेमस वॉल्केनो हैं, उनके नाम को हम लोग पढ़े हैं, ट्रिक से याद किए हैं। उसी क्लास में हम लोग को वो याद हो गया है, वो कौन कौन से वॉल्केनो हैं, कहाँ पाए जाती है, हम लोग ट्रिक से याद किए। अब ध्यान दीजिए, लगभग आप कह सकते हैं 15 मिनट या 20 मिनट की क्लास होगी वो, उसमें हम लोग ये ट्रिक से सारे जो महत्वपूर्ण वॉल्केनो है सेलेक्टेड, मैंने किया था, कुछ सेलेक्ट किया था, उससे हम लोग ट्रिक से याद कर लिए। ठीक, इसके पीछे वाली क्लास यानी कि आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 36, आप उसमें जाएंगे आपको क्लास मिल जाएगी। यहाँ आज हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की क्लास आ गई है, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वॉल्केनो के बारे में। आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ वॉल्केनो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसके बाद भी कुछ रहेंगे, तो इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बात आ जाती है, भूमध्य सागर की प्रकाश स्तंभ की उपमा प्रदान किया जाता है। अब ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या आप जैसे आपको ये पता रहेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी अगर पूछेगा तो वो आपको आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको ये जानकारी देना है, इसका ये उद्देश्य है इस क्लास का। तो क्या पूछ रहा है, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा प्रदान किया गया है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा किसे प्रदान किया गया है, किस ज्वालामुखी को प्रदान किया गया है। तो हम लोग पढ़े थे कि एक स्ट्राम्बोली जो है, ये जो वॉल्केनो है स्ट्राम्बोली, मैंने बताया था इसे ट्रिक से हम लोग कैसे याद किए थे। आई होप कि आप लोगों को वो ट्रिक याद होगा कि स्ट्राम्बोली बोली वो बहुत बोलती है। कौन बोलता है? परी जो थी वहां बहुत बोलती थी। तो लिपारी द्वीप वो कहाँ है, स्ट्राम्बोली कहाँ है, लिपारी द्वीप, और ये कहाँ है, आप कहेंगे लिपारी, इटली। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हैं कि लिपारी का जो हम लोग पढ़े थे क्या है था, ये हमारा स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली क्या था, हमारा लिपारी द्वीप था, जो कि आप कह सकते हैं भूमध्य सागर में इसे क्या उपमा दिया गया है, प्रकाश स्तंभ का उपमा दिया गया है। किसे? प्रकाश स्तंभ का। तो आई होप कि आपको ये देखिए एक बात क्लियर हो गई। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका कई एग्जाम्स में ये लाइन पूछी गई हैं कि प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा किसे दी गई है। पहली बात तो यहाँ नोट कीजिएगा, ये बीएचयू के लास्ट ईयर मैंने देखा था किसी क्वेश्चन ये पूछा गया है। साथ में आपका जो एनटीए यानी सीयूईटी की वेबसाइट पे जो क्वेश्चंस हैं उसमें से मैंने देखा था इस तरह के भी क्वेश्चन हैं। तो क्या पूछा था, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा प्रदान किया गया है, तो आप कहेंगे स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली कहाँ है, भूमध्य सागर, आप कह सकते हैं इटली के पास। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट क्लियर होगा। इसी तरह हम लोग अलग अलग सब पॉइंट लाइन को क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट कर रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा, क्या कर रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। देखिए जो भी ये लाइन से सब ज्वालामुखी से रिलेटेड है। अब ज्वालामुखी से कितना पढ़ना है, पढ़ते जाओ, एक क्लास में, दो क्लास में ये यहाँ पढ़ो, फिर साथ में अगर आपको और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि हाँ इसमें अभी और कुछ बचा है, तो आप और पढ़िए, बुक से पढ़िए और इंटरनेट से पढ़िए, यानी कि एकदम आप खत्म कर देना इसे। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अब पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, इसे कई तरह से घुमा पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सक्रिय सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने आज ये लाया है कि आपको ये डाउट क्लियर हो। क्या है, क्या पूछा यहाँ, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, ये बात क्लियर हो गई। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है और किस देश में है। अगर आपको नाम याद होगा तो आप देश बता देंगे, क्योंकि हम लोग वो ट्रिक से उस क्लास को पढ़े हैं, याद हो गया है कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ है। कुछ ज्वालामुखी पढ़े हैं तो हो सकता है उसी में से इसका भी नाम हो,
तो आप कहेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कहेंगे काटोपैक्सी। अब काटोपैक्सी यहाँ पर हम लोग इसको देखने की जरूरत नहीं, यहाँ हालांकि मैंने लिखा है इक्वेडोर, लेकिन आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ है इक्वेडोर, आपको याद हो गया, क्योंकि अगर काटोपैक्सी अगर नाम याद है तो आपको उसके देश का भी नाम होगा याद। ट्रिक मैंने बताया था, एक बार और बता दे रहा हूँ। काटोपैक्सी का मैंने बताया था, काटोपैक्सी यहाँ क्या लिखा है, पैक्स, यानी कि 6 पैक लोग बनाते हैं, और 6 पैक बनाने के लिए लोग कहीं दरवाजे पे लटकेंगे, जो मतलब जिम नहीं जाते हैं, कहीं पे पेड़ से लटकेंगे, कहीं पे डोर पे ऐसे लटकेंगे, तो डोर पे लटक रहे हैं क्या बनाने के लिए, 6 पैक बनाने के लिए, तो यहाँ कहेंगे काटोपैक्सी क्या हो गया, इक्वेडोर, यहाँ डोर इसमें लगा हुआ है, तो काटोपैक्सी इक्वेडोर। सो आई होप आपको इसी तरह सब क्लियर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आप कहेंगे काटोपैक्सी, और जब पूछ ले कि किस देश में है, कहां है, तो आप कहेंगे इक्वेडोर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गई, 2 पॉइंट क्लियर हो गई, जिसमें प्रकाश स्तंभ वाला पूछा था, स्ट्रोम्बोली हो गया, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो आप कहेंगे काटोपैक्सी इक्वेडोर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ी थी ज्वालामुखी की जियोमॉर्फोलॉजी में, तो हम लोग वहां पढ़े थे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं। जब ज्वालामुखी हम लोग पढ़े थे डिटेल में, तो उसमें ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ज्वालामुखी कैसी होती हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होती है, मृत ज्वालामुखी होती है, प्रसुप्त होती हैं, ये सब बातें पढ़े थे। तो यहाँ पूछ लिया कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, यानी किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि किस देश में ये कौन सा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है कि मृत ज्वालामुखी है। तो ये यहाँ पूछा है कि किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। क्या पूछा है, मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में यहाँ क्या है, माउंट इरेबस है। माउंट इरेबस ये पर्वत इसका नाम है, ज्वालामुखी का नाम है, क्या है, अंटार्कटिका में जो कि है क्या नाम है, माउंट इरेबस। अब माउंट इरेबस का मैंने बताया था कि इसे कैसे याद करेंगे, तो जब मैंने बताया था ट्रिक में कि माउंट इरेबस, यहाँ क्या है, बस 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 करो, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही है, बस इतने ही रुक जाओ, इतने पे, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही है। बात पसंद नहीं आ रही है, इसको हम और क्या बोलते हैं, मुझे तुम्हारी बात रास नहीं आ रही है। तो रासद्वीप जब बस की बात आ जाए, यानी कि माउंट इरेबस, तो यानी कि तुम्हारी बात मुझे रास नहीं आ रही है, तो रास से रासद्वीप, और इधर आपका माउंट इरेबस, तो माउंट इरेबस कहाँ हो गया, रासद्वीप, जो आप कह सकते हैं अंटार्कटिका। तो यहाँ देखिए क्या पूछा था, किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका, माउंट इरेबस, या आप और जानना चाहते हैं तो आप कहेंगे रासद्वीप। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 पॉइंट क्लियर हो गए ज्वालामुखी से। आगे चौथा क्या कर रहा है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एक जगह क्या पूछा था, किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब दूसरे में पूछ लिया किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आप कहेंगे ये जो सबसे अलग रहता है, लटका रहता है, एक किनारे कोने पड़ा रहता है, ऑस्ट्रेलिया जिसे बोलते हैं, वहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कहां पे, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये भी कई बार पूछा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो यहां पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है पहला, तो यहां पर ये वाला नोट कर लीजिएगा, एक भी ज्वालामुखी नहीं। देखिए आज की क्लास में जो मैं बताते जा रहा हूं, आप इस तरह से समझिए, जो हमारी क्या रहेंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की क्लास रहेंगी, उसमें आपको नोट करते हुए भी चलना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना होगा। एक बार आप ध्यान से सुनिए क्लास को, नोट कीजिए, फिर साथ में आप उसे बाद में रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस ज्वालामुखी परिमेखला को अग्निवलय, ध्यान दीजिएगा, अग्निवलय की संज्ञा प्रदान की गई है। किस ज्वालामुखी परिमेखला को अग्निवलय की संज्ञा प्रदान की गई है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागरीय परिमेखला। प्रशांत महासागरीय परिमेखला क्या है, प्रशांत महासागरीय परिमेखला। अब इसको हमने बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि रिंग ऑफ फायर किसे बोलते हैं, वही प्रशांत महासागर की जो क्षेत्र था, वहां पे वो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, वहां बहुत ज्वालामुखी क्षेत्र रहता है। जब हम लोग शायद प्लेट पढ़ रहे थे तब मैंने शायद ये बताया था, तो वहां पर आप कहेंगे प्रशांत महासागरीय, कब कह सकते हैं क्या, अग्निवलय, या उसी को रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, किस ज्वालामुखी परिमेखला को अग्निवलय की संज्ञा प्रदान की गई है, तो प्रशांत महासागरीय परिमेखला को, ठीक है, प्रशांत महासागरीय परिमेखला को इसकी संज्ञा दी गई है अग्निवलय की। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी
कौन सा है? क्या पूछ रहा है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जैसे कि मृत ज्वालामुखी है, कि सक्रिय ज्वालामुखी है, कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो यहां बात किया है सर्वाधिक ऊंचाई पर, फिर वहां पे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी की बात अगर की है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप कहेंगे ओजोस डेल सलाडो। क्या है? ओजोस डेल सलाडो, जिसकी ऊंचाई आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं 6885 मीटर है। क्या है? 6885 यानी कि 6885 मीटर है। ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो क्या है? 6885 मीटर है। अब इसको मैंने बताया था, ओजोस डेल सलाडो को कैसे याद करेंगे? ओजोस डेल सलाडो, इसमें सलाडो यानी कि सलाद बना दीजिए। सलाद मैंने बताया था आपको, कोई टीन के बर्तन में ला के रख दिया, आप उस टीन के बर्तन में उस सलाद को खा के चिल करने लगे। तो यहाँ पे क्या क्या बातें क्लियर हुई? एक तो सलाडो, और ये सलाडो को आपको किस बर्तन में दिया गया? टीन के बर्तन में दिया गया। तो अर्जेंटीना हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया था? मैंने कहा उस टीन के बर्तन में आप जब खाए सलाद तो आप चिल करने लगे, तो चिल से चिली बना दीजिए। तो अर्जेंटीना, चिली, ये कहाँ है? ओजोस डेल सलाडो। ठीक है, तो ओजोस डेल सलाडो जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सब सर्वाधिक ऊंचाई पर है। क्या है? ओजोस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि ऊंचाई अगर बात करें 6885 मीटर है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो आप कहेंगे जलवाष्प निकलता है। कई चीजें वहां से निकलती हैं, लेकिन पूछा है कि सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो आप कहेंगे जलवाष्प, H2O सबसे ज्यादा निकलता है। कहां से? ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तब वहां पे सबसे ज्यादा क्या निकलता है? कौन सी गैस निकलती है? तो आप कहेंगे जलवाष्प निकलता है, H2O। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, मैफिक लावा में किस तत्व की प्रधानता होती है? क्या पूछा है? मैफिक लावा में किस तत्व की प्रधानता होती है? मैफिक लावा में किस तत्व की प्रधानता होती है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सर, मैफिक लावा में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम और लौह अंश की मात्रा। किसकी प्रधानता होती है? मैग्नीशियम और लौह अंश की प्रधानता होती है। किसमें? मैफिक लावा में बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैफिक लावा में मैग्नीशियम और लौह अंश की प्रधानता होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए, याद होना चाहिए। इसे आप नोट कीजिए, फिर एक बार रिवाइज कीजिएगा कि मैफिक लावा में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम और लौह अंश की। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, क्या कर रहा है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए यहां पे क्या पूछा है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी, और यहां क्या पूछा था? कहां गया ये वाला क्वेश्चन? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि ये वाला और ये लास्ट वाला आप देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि ओजोस डेल सलाडो था। ऊंचाई पर कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी था। और यहां पर ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी, तो आप कहेंगे एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ। हो सकता है कि आपको नीचे न दिख रहा हो, एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। 6960 मीटर। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्या पूछा है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी। क्या पूछा है? मृत ज्वालामुखी। तो आप कहेंगे एकांकागुआ जो ज्वालामुखी है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। तो एकांकागुआ 6960 मीटर, जो कि एंडीज पर्वत आप कह सकते हैं वहां पर। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हैं। एक बार आप फिर से देखिएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसे नोट कर लीजिएगा। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा प्रदान की गई है, स्ट्राम्बोली। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि किसे भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा दी गई है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, किस देश में? तो आप कहेंगे कोटोपैक्सी। इस तरह से आप याद कीजिएगा। हो सकता है कि इसमें जो कुछ डेटा है, कुछ जैसे 6960 मीटर, ये हो सकता है कहीं आगे पीछे कहीं दिया हो, चेंजिंग दिया हो। तो यहाँ पे जो ये जानकारी दी गई है, जहाँ से ये जानकारी लाई गई है, ये मटेरियल जहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कई जगह मैंने देखा था, उसमें सर्च किया था, तो मैंने देखा कि वो ये भी कई एग्जाम्स में ये सब पॉइंट्स पूछे गए हैं। इस वजह से मैं ये वहाँ से सेलेक्ट कर लिया और मैं आपके सामने लाया हूँ। तो दोस्तों यहाँ फिर आगे चलते आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ क्या कर रहा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे दिया गया? पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे दिया गया है?
पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे मोना लोवा। क्या है? मोना लोवा। ये कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए। मोना लोवा हवाई द्वीप यूएसए। तो ये क्या है? विश्व का आप कह सकते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे दिया गया? तो आप कहेंगे मोना लोवा हवाई द्वीप। नेक्स्ट कह रहा है सौरमंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? यानी कि सौरमंडल में जितने भी ज्वालामुखी हैं जो कि ज्ञात है, पता है उनके बारे में, उसमें से सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या कर रहा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ज्ञात ज्वालामुखी पूछा है, जो कि ज्ञात हो, जो ज्ञात ना हो तो उसके बारे में क्या पता। तो ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप कहेंगे ओलंपस मोन्स। क्या है? ओलंपस मोन्स, जो कि मंगल ग्रह पर है। कहाँ है? पृथ्वी पर नहीं है। कहाँ है? मंगल ग्रह पर है ओलंपस मोन्स। सौरमंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आई होप कि आपको ये लाइन जो है इंटरेस्टिंग लगी होगी। क्या कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप कहेंगे ओलंपस मोन्स, जो कि मंगल ग्रह पर है। ये ध्यान दीजिएगा कि मंगल ग्रह पर अभी तक जो ज्ञात ज्वालामुखी हैं सौरमंडल के, उनमें से सबसे बड़ा क्या है ज्वालामुखी? क्या नाम है उसका? ओलंपस मोन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। येलो स्टोन पार्क क्या कर रहा है? येलो स्टोन पार्क कहाँ है? येलो स्टोन पार्क कहाँ है? तो आप कहेंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या है? येलो स्टोन पार्क है। ध्यान दीजिएगा, येलो स्टोन पार्क कहाँ है? आप कहेंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे कर रहा है जावा और सुमात्रा। क्या कर रहा है? जावा और सुमात्रा। अब मैप में देखिए जावा और सुमात्रा कहाँ है? जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित, जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा जल डमरू मध्य। क्या कर रहा है? जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा और जल डमरू मध्य में कौन सा विनाशकारी ज्वालामुखी स्थित है? कहाँ पे पूछ रहा है? जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा जल डमरू मध्य में कौन सा विनाशकारी ज्वालामुखी स्थित है? तो आप कहेंगे कि क्राकाटोआ। क्या है? क्राकाटोआ जो है ये जावा और सुमात्रा के मध्य में स्थित सुंडा जल डमरू मध्य में विनाशकारी ज्वालामुखी है। क्या है? क्राकाटोआ। क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, क्राकाटोआ। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको रिपीट हो जाए। जावा और सुमात्रा के मध्य क्या है? क्राकाटोआ। आप कहेंगे जब ऐसा पूछ दे तो आप कहेंगे क्राकाटोआ। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्या कर रहा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। क्या पूछा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप कहेंगे किलायू, माउंट एटना, पीटनडिला, फोर्नेस। क्या कर रहा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। क्या पूछा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ क्या बोलेंगे आप? किलायू। मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है, जो सबसे ज्यादा उसे पहले लिखा है, फिर माउंट एटना, फिर पीटनडिला। क्या कर रहा है? किलायू है पहले किलायू आ जाता है, फिर आप कहेंगे माउंट एटना आ जाएगा, तीसरा आएगा पीटनडिला आ जाएगा, पीटनडिला, फोर्नेस। तो ये है, ये उसी क्रम में मैंने लिखा है क्रमशः, जैसे किलायू है, फिर माउंट एटना है, फिर पीटनडिला है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? किलायू, माउंट एटना, पीटनडिला। माउंट एटना आई होप कि आपको लोगों को याद होगा। एटना कहाँ है? माउंट एटना सोचिए कहाँ है? माउंट एटना, माउंट एटना, माउंट एटना, एटना से मैंने क्या बताया? एटना इटली, एटना इटली, इटली में। तो माउंट एटना इटली। तो नेक्स्ट है लेपोलिथ पर्वत। क्या कर रहा है? लेपोलिथ पर्वत का सर्वोत्तम उदाहरण है। लेपोलिथ पर्वत का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो आप कहेंगे हेनरी पर्वत। हेनरी पर्वत क्या है? लेपोलिथ पर्वत का बेहतरीन उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण। अगर आपका पूछे कि लेपोलिथ पर्वत का, तो आप कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे हेनरी पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट है गर्म स्थल संकल्पना। नोट कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा इसे कि गर्म स्थल संकल्पना इंपॉर्टेंट है। गर्म स्थल संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट। क्या है कि गर्म स्थल संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट के प्रतिपादक कौन है? तो आप कहेंगे जेसन मॉर्गन और टूजो विल्सन। क्या पूछा है कि गर्म स्थल संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट के प्रतिपादक कौन है? तो आप कहेंगे जेम्स मॉर्गन और टूजो विल्सन। कौन कर रहा है? जेम्स मॉर्गन और टूजो विल्सन किसके प्रतिपादक हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट। तो आई होप कि आप लोगों की पॉइंट क्लियर है। क्या पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट के प्रतिपादक कौन है? तो टूजो विल्सन और जेसन मॉर्गन। सो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा।
ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है कि आपका इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि समय का अभाव है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं जा पाएंगे आगे तक। तो आई होप कि आपको इतना भी पर्याप्त है, और भी आप बुक से पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वालामुखी को आज ही आप कवर कर लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि अब अभी हम लोग को बहुत टॉपिक क्लियर करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी तरह अलग अलग तरह की टॉपिक लाएंगे, उसे सेलेक्ट किया जाएगा। उसको हो सकता है कि उसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, क्वेश्चन उसका सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन देखा जाएगा, अगर उसे ट्रिक से याद करने लायक रहेगा तो ट्रिक से याद किया जाएगा, या अगर उसमें ये देखा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरह, इस तरह से आप हम लोग की तैयारी रहेगी। तो आई होप कि आप लोग का, मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि हम लोग की अब क्लासेस इस तरह रहेंगी कि हम लोग का नेक्स्ट डे ही अब एग्जाम है। तो आई होप कि आप लोग भी साथ देंगे मेरा। तो साथ में प्रिपरेशन चल रही है कि यानी कि यहाँ से भी आप मदद लेते रहिएगा, साथ में आप अपनी भी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, जो टॉपिक छूट रही है उसे भी आप कवर करते चलिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस तरह से चलते हैं तो आपका एग्जाम में और अच्छे तरह से फाइट कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पीछे की क्लास मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप उन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इमेज हो गए, और एक पॉइंट और वहां पे नोट कीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, टू द पॉइंट करके वहां पर आपको कुछ भेजा जाता है टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, उस पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लग रही है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो आप एक अच्छी तरह से ज्योग्राफी में पकड़ बना सकते हैं। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।